एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मैं डॉक्टर बीएस दादीज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके 11वीं में 12वीं में जेट में सीयूटी में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें से प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है आवश्यक पोषक तत्व। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व। तो देखिए, जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर आपसे पूछें कि जब तत्वों के बारे में जब जानकारी जुटाई जा रही थी, सपोज मान लीजिए कि 60-70 तत्वों की शुरुआत हो गई थी, उनको खोज लिया गया था। अब उसमें से अगर आपको बोला जाए कि आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं, तो उसमें से सब तो पोषक तत्व आवश्यक नहीं हो सकते, किसी न किसी बिंदु के ऊपर ही उनको खोजा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी आर्नोन नामक वैज्ञानिक ने। आर्नोन नामक वैज्ञानिक ने आर्नोन नामक वैज्ञानिक ने कुल 16 तत्वों को, कितने तत्वों को? कुल 16 तत्वों को आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा। अब देखिए, हम ऐसे तो नहीं रख सकते किसी भी तत्व को उठाकर रैंडमली बोल दिया कि ये आवश्यक पोषक तत्व है। कोई ना कोई तो उसके क्राइटेरिया होंगे, कोई ना कोई तो उसकी कसौटी होगी। तो याद रखिएगा, देखिएगा, दो वैज्ञानिक थे। उन दो वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें, उस वैज्ञानिकों में अगर हम ऐसे बोले कि एक वैज्ञानिक था आर्नोन, जो मैंने बताया आपको अभी, और दूसरा है स्टाउट। याद रखिएगा, दूसरा है स्टाउट। तो आर्नोन और स्टाउट की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, आर्नोन और स्टाउट में जब हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, 1939 में 3 बिंदु दिए और उन 3 बिंदुओं को कहा गया, देखिएगा, आवश्यकता की कसौटी, जिसे कहा जाता है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो इन दोनों ने क्या किया, आर्नोन और स्टाउट ने मिलाकर एक पॉइंट दिया, उसे कहा गया आवश्यकता की कसौटी। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी वो देखिएगा। इसमें सबसे पहला उन्होंने पॉइंट बताया कि ऐसा तत्व, उस तत्व की कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण न कर सके। ये उन्होंने फर्स्ट बिंदु दिया। उन्होंने बोला कि अगर किसी तत्व को हम आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे तो वो हम इस बिंदु पे कहेंगे कि उस तत्व की कमी होने पर वो प्लांट, वो पौधा अपना जीवन चक्र संपूर्ण न कर सके। एक तो ये बिंदु हुआ। दूसरा उन्होंने बताया उस तत्व की कमी किसी दूसरे तत्व से न की जा सके। क्या बोला उसने? उन्होंने बोला कि अगर किसी तत्व की कमी हो गई है और आप उसे पूर्ण करना चाहो तो वो केवल उसी तत्व से पूरी होगी, कोई दूसरा तत्व उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, वो तत्व पौधों की या पौधे की उपापचयी क्रियाओं से संबंध रखता हो। उपापचयी क्रियाओं से संबंध रखता हो। देखिए, क्या हुआ, वो तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं से संबंध रखता हो। ये तीन में मुख्य बिंदु थे। इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम बोल सकते हैं कि अगर
कोई सा भी तत्व इन तीनों बिंदुओं को पूरा करता है तभी वो आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। समझने के लिए अगर हम बोलते हैं कोई सा भी एक तत्व ले लिया, सपोज मैंने उदाहरण के लिए लिया ए तत्व, ऐसा कोई तत्व होता नहीं, एक रेंडमली बताया कोई ए तत्व है। अब ये ए तत्व पोषक तत्व की श्रेणी में जाएगा या नहीं जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा इन तीन बिंदुओं के ऊपर। अगर ये ए तत्व है, इस ए तत्व की कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा न कर पाए तो वो एक कैटेगरी को, एक क्राइटेरिया पूरा किया उसने। दूसरा, इस ए तत्व की कमी को किसी दूसरे तत्व से संपूर्ण नहीं किया जा सकता, ये दूसरा बिंदु हुआ। और अगर ये ए तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं से संबंध रखता है तभी इस ए तत्व को आवश्यक पोषक तत्व कहा जाएगा। इन तीन बिंदुओं पर जो जो पोषक तत्व खरे उतरते थे उन्हीं सबको मिलाकर हमने क्या नाम दिया? आवश्यक पोषक तत्व। तो अगर आपसे कभी पूछ लें कि किन बिंदुओं के आधार पर हम बोल सकते हैं कि यह तत्व पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है, तो वो तीन बिंदु है जिन्हें मिलाकर क्या कहा जाता है? आवश्यकता की कसौटी। और किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आपको मैंने नाम बताए, आर्नोन और स्टाउट। अब देखिए इन तीन बिंदुओं के ऊपर आर्नोन ने कुल 16 तत्व ऐसे निकाले। तो प्रश्न अगर पूछ लें कभी कि आर्नोन के अनुसार कितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, तो उसका आंसर है 16। अब आर्नोन ने इन तीन बिंदुओं के ऊपर कुल मिला के 16 तत्वों को बोला कि ये आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अब इन 16 तत्वों को उसने दो मुख्य बिंदुओं के अंदर विभाजित किया। याद रखिएगा, एक कुछ को बोला उसने मुख्य तत्व, जिसे आप मेजर बोल सकते हो, मैक्रो बोल सकते हो, और कुछ को बोला उसने गौण तत्व, जिसे आप माइनर बोल सकते हो, माइक्रो बोल सकते हो। जिन पोषक तत्वों की क्वांटिटी, मात्रा 1 ppm से ज्यादा आवश्यक होती है उन सबको कहा गया मुख्य पोषक तत्व। और जिन पोषक तत्वों की मात्रा 1 ppm से कम होती है, प्लांट्स को कम आवश्यकता होती है, उन सबको कहा गया गौण पोषक तत्व। गौण को माइनर बोल सकते हो आप, माइक्रो बोल सकते हो आप, इनको मेजर बोल सकते हो आप, मैक्रो बोल सकते हो आप। तो देखिए क्या हुआ, आर्नोन ने कुल तत्वों को विभाजित किया 16 को दो भागों में, मुख्य में और गौण में। मुख्य तत्व उन्हें कहा गया जिनकी क्वांटिटी, जिनकी मात्रा पौधों को 1 ppm से ज्यादा आवश्यक होती है। और गौण पोषक तत्व कहा गया जिन पादपों को उन पोषक तत्वों की आवश्यकता 1 ppm से कम आवश्यक होती है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो मुख्य पोषक तत्व थे वो कुल निकाले 9। 9 को इन्होंने बोला कि 9 पोषक तत्व हैं जो मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को आवश्यकता 1 ppm से ज्यादा है। और बाकी के जो 7 बचे उनको कहा गया माइक्रो एलिमेंट या गौण पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखिए जब हम इनकी बात करते हैं मुख्य पोषक तत्व, तो कौन कौन से 9 हैं? मुख्य पोषक तत्व कितने बताए थे? 9। तो देखिएगा वो 9 कौन कौन से हैं। ये 9 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इन सबको मिला के उन्होंने क्या बोला था? मुख्य पोषक तत्व। अब देखिए इन 9 तत्वों को हम बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व। कौन से तत्व? मुख्य पोषक तत्व या मेजर बोल सकते हो आप इनको। अब देखिए इसको भी मैंने 3-3 के ग्रुप में लिख रखा है, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो याद रखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉरी, इन तीनों को कहा जाता है संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व, क्योंकि ये तीनों मिलके पौधे की संरचना का ऑलमोस्ट 96% भाग तक बनाते हैं। कितना भाग बनाते हैं तीनों मिलके? 96% भाग। उसमें कार्बन का योगदान होता है 45%, ऑक्सीजन का योगदान होता है 45% और हाइड्रोजन का योगदान होता है 6%। तो याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलकर पौधे का लगभग 96% भाग बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया?
संरचनात्मक पोषक तत्व। अब देखिए दूसरा बचा, दूसरा जो ग्रुप बचा वो था एनपीके का। इनको कहा जाता है प्राथमिक पोषक तत्व। और बाकी जो तीन बचे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको कहा जाता है द्वितीयक पोषक तत्व। तो याद रखिएगा प्रश्न ऐसा बनता है कि निम्न में से किस तत्व को प्राथमिक कहा जाता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। किस तत्व को द्वितीयक कहा जाता है, तो उसका आंसर है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इस तरह से इन 9 तत्वों को बोला गया मुख्य पोषक तत्व। अब देखिएगा बाकी के जो 7 तत्व बचे उनको क्या कहा गया था, गौण पोषक तत्व। वो कौन कौन से हैं वो देखिएगा, फेरस, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और कॉपर। इन 7 तत्वों को आर्नोन ने बोला कि ये 7 तत्व किस कैटेगरी में जाएंगे, गौण पोषक तत्वों की श्रेणी में जाएंगे। तो ये 7 तो थे गौण पोषक तत्व, और जो लास्ट बताए थे मैंने आपको ये थे 6। 9 कितने, 9 कौन से थे, मुख्य पोषक तत्व। तो इन तत्वों को बोला गया कि ये 16 तत्व हैं जो आवश्यक पोषक तत्व हैं। अब देखिए 1987 में एक तत्व इसमें और ऐड हुआ, वो तत्व था निकिल। वो भी गौण पोषक तत्वों में गया। तो अब अगर आपसे पूछें एट प्रेजेंट वर्तमान में कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं, तो उसका आंसर है 17। क्योंकि आर्नोन ने 16 बताए थे, लेकिन बाद में एक निकिल को और ऐड किया गया। तो अगर एट प्रेजेंट पूछे कि अभी कितने पोषक तत्व हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 17। तो ये सारे के सारे 8 जो तत्व थे वो किस कैटेगरी में गए, गौण पोषक तत्वों की श्रेणी में गए। अब देखिए निकोलस एक वैज्ञानिक था, निकोलस। इसने एक टर्म खोज करी थी, उन्हें कहा, उसने टर्म दी थी क्रियागत पोषक तत्व। क्रियागत पोषक तत्व। अब ये क्या है, ये है कि इसने ये बताया कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रिफर करते हैं या बढ़ा देते हैं। उन तत्वों को इसने नाम दिया क्रियागत पोषक तत्व। और ये कुल 4 तत्व बताए इसने। कितने तत्व बताए, 4। कौन कौन से बताए, सोडियम, वेनेडियम, बोरोन और सिलिकॉन। इस तरह से अगर आपको ऑप्शन पूछ लें कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो किस कैटेगरी में जाएगा, अगर आपसे पूछ लें कि इनमें से किस तत्व को क्रियागत पोषक तत्व कहा जाता है, तो आपका क्या आंसर होगा। अगर आपसे इस तरह से पूछें तो सोडियम, ऑप्शन दे रखे हैं आपको सोडियम, उसके बाद आपको दे रखा है कोबाल्ट, क्लोरीन, सिलिकॉन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएं। तो याद रखिएगा इसमें से बोरोन तो हमने अभी पढ़ लिया था, वो इस कैटेगरी में नहीं जाएगा। इस कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, याद रखिएगा सोडियम के साथ साथ इसमें जो आते हैं वो होते हैं एक तो कोबाल्ट, एक वेनेडियम और चौथा आता है सिलिकॉन। तो कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोबाल्ट। तो ये देखिए इस तरह से भी आप प्रश्न याद कर सकते हैं कि कौन सा क्रियागत पोषक तत्व नहीं है। तो मैंने आपको बताया था बोरोन, और कौन कौन है, तो ये 4 तत्व हैं, सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन। इन 4 तत्व को निकोलस नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, क्रियागत पोषक तत्व, जिसे फंक्शनल कहा जाता है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट। ये चीज आप याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, क्रियागत पोषक तत्व। और ये शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो उसका आंसर है निकोलस ने। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब देखिए अगर आपसे ऐसा पूछे कि ये सारे जो एलिमेंट हैं ये पौधों को किस रूप में उपलब्ध होते हैं, पौधों को उपलब्ध था, ये पौधों को किस रूप में उपलब्ध होते हैं, तो याद रखिएगा सारे पोषक तत्व कभी भी पौधों को उदासीन अवस्था में नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आयन के रूप में। वो किस रूप में मिलेंगे, आयन के रूप में। आयन दो तरह के होते हैं आप जानते हैं, धनायन और ऋणायन, ये दो ही तो आयन होते हैं। तो याद रखिएगा जब भी पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध होंगे तो वो हमेशा आयन के रूप में होंगे, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, लेकिन उदासीन रूप में कभी भी पौधों को उपलब्ध नहीं होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सारे जो पोषक तत्व थे ये पौधों को किस किस रूप में उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन पादपों को मिलता है CO3-2 के रूप में, जिसे कार्बोनेट कहा जाता है, कार्बोनेट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों को जल से मिलता है, क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वहीं से पौधों को जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। तो हाइड्रोजन पौधों को मिलता है H+ आयन के रूप में, और ऑक्सीजन पौधों को मिलता है OH- आयन के रूप में। इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है। तो ये थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो पादपों को क्रमशः कार्बोनेट, H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में मिलते हैं। फिर हम बात करें जो तीन थे प्राथमिक पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और द्वितीयक थे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये पादपों को किस रूप में मिलते हैं, तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन पादपों को नाइट्रेट के रूप में भी मिलता है और अमोनियम के रूप में भी मिलता है। ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। फॉस्फोरस पादपों को मिलता है HPPO4 के रूप में। पोटेशियम मिलता है K+ के रूप में, फॉस्फेट के रूप में मिलता है फॉस्फोरस। के पोटेशियम मिलता है K+ के रूप में। कैल्शियम मिलता है Ca+2 के रूप में। मैग्नीशियम मिलता है Mg+2 के रूप में, और सल्फर मिलता है सल्फेट आयन के रूप में, सल्फेट आयन SO4-2। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि ये सारे मुख्य पोषक तत्व पौधों को किस किस रूप में उपलब्ध हुए, तो मैंने आपको सबका बताया। इन तीनों को बोलते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व, इन NPK को बोलते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को बोलते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। ये सब पादपों को इस तरह से आयनों के रूप में उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, इसके बाद में जब हम बात करते हैं गौण पोषक तत्वों की, फेरस, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, बोरोन, और बाद में निकिल भी ऐड हुआ था। ये सारे पोषक तत्व पादपों को किस किस रूप में उपलब्ध होते हैं, अगर आपसे ऐसा पूछ लें तो याद रखिएगा, ये सब भी किस रूप में उपलब्ध होंगे, ये सब भी आयन के रूप में उपलब्ध होंगे। अब वो आयन कौन कौन से होंगे, तो याद रखिएगा, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर फेरस, ये फेरस मिलता है, इसको आयरन बोलते हैं, ये मिलता है Fe+2 और Fe+3 के रूप में। कॉपर मिलता है Cu+2 के रूप में। मैग्नीज मिलता है Mn+2 के रूप में। जिंक मिलता है Zn+2 के रूप में। बोरोन मिलता है बोरेट आयन के रूप में। क्लोरीन Cl- आयन के रूप में। मोलिब्डेनम मोलिब्डेट आयन के रूप में। और निकिल मिलता है Na+ के रूप में। निकिल इसमें मिलता है Na+ के रूप में, क्योंकि ये धनायन होते हैं, क्योंकि ये धातु होती है, तो ये धनायन का निर्माण करेंगे Na+2 के रूप में, Na+2 के रूप में। इस तरह से आपको इन सब का पता होना चाहिए कि ये सब पादपों को किस किस रूप में उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, इसमें क्लोरीन भी नेगेटिव था, मोलिब्डेनम भी नेगेटिव था। तो अगर आपसे पूछ रहे कि कौन नेगेटिव के रूप में मिलता है, तो ये भी आपको सामने आंसर दे रखे हैं कि कौन कौन नेगेटिव के रूप में पादपों को उपलब्ध होता है। इस तरह से आपको हर तत्व का ये पता होना चाहिए कि कौन किस रूप में उपलब्ध हो रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, इन जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों की अगर गतिशीलता पूछें कि ये गतिशील कैसे होते हैं, तो याद रखेगा, मृदा में गतिशीलता। मृदा में गतिशीलता मतलब मृदा में इनका व्यवहार किस तरह से गतिशील होगा, इसके आधार पर अगर विभाजित किया जाए तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, मोबाइल, लेस मोबाइल और इमोबाइल। मोबाइल, लेस मोबाइल और इमोबाइल का मतलब होता है अगतिशील। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मृदा में इनका गतिशीलता, मृदा में ये मूवमेंट शो करते हैं या नहीं करते हैं। जो करते हैं उन्हें मोबाइल कहा गया, गतिशील। जो कम करते हैं उन्हें कहा गया कम गतिशील,
और जो बिल्कुल नहीं करते हैं उन्हें कहा गया अगतिशील। तो प्रश्न ये बनता है कि किस पोषक तत्व को इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा कि कौन मोबाइल कैटेगरी में जाएगा, कौन कम गतिशील में जाएगा और कौन बिल्कुल ही गतिशील नहीं होगा, मतलब अगतिशील कैटेगरी में जाएगा। तो सबसे पहले आप अगतिशील का याद रखिए, जिंक और फास्फोरस। जिंक और फास्फोरस ये होते हैं अगतिशील, जो बिल्कुल गतिशीलता मृदा के अंदर नहीं दिखाते हैं। अब अगर आपसे पूछें तो ऐसा बताइए कि जो कम गतिशील हो, तो उसके आंसर याद रखिएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर और मैग्नीशियम। पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर और मैग्नीशियम ये होते हैं मृदा में कम गतिशील। और आपसे पूछ लें कि तो मृदा में गतिशील कौन कौन से होते हैं, तो उसके याद रखिएगा, सल्फर, बोरोन, क्लोरीन और मैग्नीज। सल्फर, बोरोन, क्लोरीन और मैग्नीज। इस तरह से आपको अगर पूछ लें कि कौन तत्व मृदा में गतिशील है, तो उसके आपको मैंने नाम लिख दिए, सल्फर, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज। लेस मोबाइल में पूछ रहे हैं पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर और मैग्नीज। इस तरह से आप याद रखिएगा, इसमें ये हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपसे ऐसा पूछें मृदा में गतिशीलता के आधार पर अगर पूछें तो अगर आपसे ऐसा पूछें तो क्या होगा। अब देखिए ये तो था मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण, मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछ लें कि अब ये वर्गीकरण जो है, आप मुझे ऐसे बताइए कि पादपों में किस तरह से होगा। पादपों में गतिशीलता, पादपों में गतिशीलता, पादपों में गतिशीलता के आधार पर अगर आपसे ये क्लासिफिकेशन पूछें कि पादपों में गतिशीलता के आधार पर बताइए कि कौन तत्व कहाँ किस तरह से गति करेगा, तो उसका जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो क्लासिफिकेशन भी सेम रहेगा। हाईली मोबाइल, कम मोबाइल। देखिएगा इसमें गतिशीलता के आधार पर अधिक मोबाइल, अधिक गतिशील, इसको हाईली मोबाइल बोलते हैं। सामान्य गतिशील, फिर आएगा कम गतिशील, और फिर आएगा इमोबाइल मतलब अगतिशील। ये चीज याद रखिएगा आप। ये किस पे गमन के बाद आधार पे बात कर रहे हैं हम, पादपों में गतिशीलता के आधार पर। पादपों में गतिशीलता के आधार पर जब हम बात करते हैं तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अधिक गतिशील, तो अधिक गतिशील के जो एग्जाम्पल हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम किस कैटेगरी में जाएंगे, अधिक गतिशील के अंदर। अब याद रखिएगा, इसके बाद अगर आपसे पूछ लें कि जो सामान्य गतिशील है वो कौन है, तो उसका तो एक ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल आप जानते हैं, उसे कहा जाता है जिंक। याद रखिएगा। और कम गतिशील का पूछे अगर आपसे, तो कम गतिशील में सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, ये 4 याद रखिएगा आप, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और इसमें क्लोरीन भी आता है एक, क्लोरीन। और जब आपसे पूछें कि अब ये बताइए कि कौन कौन बिल्कुल ही गतिशीलता शो नहीं करते हैं पादपों के अंदर, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैल्शियम और बोरोन। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि ये गतिशील पादपों में किस तरह से होंगे। पादपों में गतिशीलता के आधार पर अधिक गतिशील में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और सामान्य गतिशील में जिंक, कम गतिशील के अंदर सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन। और अगर आपसे अगतिशील पूछ लें तो अगतिशील में आंसर कौन कौन से होंगे, कैल्शियम और बोरोन। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो देखिए आज हमने जो चर्चा करी वो पोषक तत्वों के बारे में करी कि पोषक तत्व पौधों को किस किस रूप में उपलब्ध होते हैं और उनका आवश्यकता की कसौटी क्या है। ये बात थी पोषक तत्वों के बारे में, जो किस वैज्ञानिक ने स्टार्ट किया था, आर्नोन ने। और आर्नोन और स्टाउट दोनों ने मिलकर आवश्यकता की कसौटी नामक कंसेप्ट दिया था। उसी आधार पर इन तत्वों को आवश्यक और अनावश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में विभाजित किया जाता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के ऊपर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे जेट हो, सीयूटी हो। आगे आप बने रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक आपको रेगुलर मिल पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।